बीच सड़क पर बदहवास सी एक युवती स्कूटर सवार से टकराते टकराते बची और पीछे से कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़े आ रहे थे। वो उन्हें देखकर दम भर चिल्लाई, भैया, भैया, मुझे उन गुंडों से बचा लो। ये मुझसे धंधा करवाते हैं। मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। भैया, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर वो जबरन उसके स्कूटर पर बैठ गई। तभी उन गुंडों में से एक उसकी बांह पकड़कर खींचते हुए बोला, उतर कमीनी, नहीं तो जान से मार दूंगा। फिर वो उस स्कूटर सवार से बोला, ये पागल है, इसे यहीं उतार दो। भैया, भैया, स्कूटर दौड़ा लो। न मैं पागल हूँ और न मैं बीमार। ये लोग मुझसे जबरन धंधा करवाते हैं। युवती गुंडों की ओर संकेत करती हुई बोली। वो घबराहट में रोती हुई चिल्लाई जा रही थी और वो गुंडे उसे घेरने को आतुर थे। तभी स्कूटर सवार युवक ने उस युवती को पकड़कर खींचते हुए गुंडे को भरपूर लात मारी, जिससे वो लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। जब तक वो गुंडा संभलता और उसके साथी उस स्कूटर सवार पर झपटते, स्कूटर सवार स्कूटर की स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ गया। जब तक वो दिखता रहा, गुंडे उसका पीछा करते रहे। फिर स्कूटर सवार कहाँ गुम हो गया वो जान न सके और हाथ मलते गाली बकते लौट गए। इधर संकरी गलियां पार करता वो युवक सीधा कोतवाली पहुंचकर ही रुका। फिर मुड़कर बोला, लो लड़की, कोतवाली आ गई। दाईं ओर ऑफिस में थानेदार साहब बैठे हैं। देखो, मैं तो इस झंझट में फंसना नहीं चाहता। मेरी पत्नी बीमार है, उसी की दवा लेकर लौट रहा था। वो दवा दिखाते हुए बोला, ये देखो, ये रखी है। घर में छोटे छोटे दो बच्चे अकेले हैं। ऑफिस से लौटकर और जाते समय उन्हें देखना पड़ता है। बस पुलिस को तुम ये बता देना कि मुंह बोला एक भाई उन दुष्टों से बचाकर यहाँ छोड़ गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। और वो स्कूटर की स्पीड बढ़ाकर चलता बना। वो युवती अपनी गीली आंखें पोंछती अंदर चल दी, जहाँ कुछ बड़े अधिकारी कुर्सियों पर बैठे थे। यद्यपि उसका मन कह रहा था कि वो पुलिस के इस झमेले से भाग छूटे। पता नहीं वो कमबख्त उसे पागल करार देकर फिर न हत्याने की चेष्टा करें। मगर वो इतने बड़े नगर में कहाँ सुरक्षा ढूंढे। वो खड़ी खड़ी सोच ही रही थी कि तभी एक सिपाही की दृष्टि उस पर पड़ गई। ए लड़की, कौन हो तुम? किससे मिलना है? सिपाही ने उसे हड़काते हुए पूछा। जी, मैं थानेदार साहब से मिलना चाहती हूँ। एक मुसीबत ज़दा हूँ। कहाँ हैं वो? वो क्या सामने बैठे हैं? वो इशारा करके बोला और उसे लेकर थानेदार के सामने जा खड़ा हुआ। साहब, ये लड़की आपसे मिलना चाहती है। क्यों? क्या बात है? घर से भागकर आई है क्या? कहते हुए थानेदार ने नज़र उठाकर उसे भरपूर दृष्टि से देखा। फिर सिपाही से बोला, कौन है ये? ये तो मैं भी नहीं जानता साहब, पर ये आपसे मिलना चाहती थी, सो मैं ले आया। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? क्या बात है? थानेदार ने युवती से पूछा। साहब, मैं गीता हूँ और गुंडों के चंगुल से भाग कर आई हूँ। वहाँ मुझ जैसी ही 8-10 लड़कियाँ और भी हैं जो बदमाशों द्वारा धंधा कराने को मजबूर की जा रही हैं और तैयार न होने पर उन पर कहर बरपाया जाता है। मुझे और उन भोली भाली लड़कियों को बचा लो साहब। मेरे वहाँ से भागते ही वो लोग उन सबको तहखानों में धकेल देंगे या कहीं और भेज देंगे। फिर उसने अपने यहाँ तक आने की पूरी दास्तान थानेदार को सुना डाली, साथ ही उस स्कूटर सवार युवक की जो पुलिस के झमेले में न पड़ने के चक्कर में उसे यहाँ पहुँचाकर अपना नाम पता बताए बिना चलता बना था। तुम्हें वो जगह पता है जहाँ से तुम भागी थी? कितने दिन हुए तुम्हें यहाँ आए? कहाँ से आई हो और कैसे इन दुष्टों के चंगुल में फंस गई? साहब, पहले आप उन लड़कियों की सोचिए। वो भी मेरी तरह ही भागने को आतुर हैं। उस गंदगी में भला कौन रहना चाहेगा? सड़क के उस पार पंजाब शाकाहारी नाम से एक बड़ा होटल है। वो कहने को शाकाहारी है, पर वहाँ जिंदा लाशों का मांस परोसा जाता है। मुझे आए तो अभी कुल 5 ही दिन हुए हैं, परंतु मैंने साथ की लड़कियों से सारा भेद जान लिया है। मैं यहाँ बैठी हूँ और आप जब तक लौट ना आएंगे मैं यहीं बैठी रहूँगी। इंस्पेक्टर फौरन दबिश देने की सोच रहा था। उसने आनन फानन सशस्त्र जवानों को जीप में सवार किया और बताए ठिकाने की ओर चल दिया। कई दिनों की मार, प्रताड़ना और गंदगी से निकलकर गीता मुक्ति की सांस ले रही थी।
चाय नाश्ते ने उसके मृत जैसे तन में जान डाल दी थी। अब आगे वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, ये सब सोचने लगी। वो तो भला हो उस थानेदार का जिसने उसे चाय नाश्ता करा दिया था, जिससे उसे क्षण भर आते ही चक्करों से कुछ तो राहत मिली थी, परंतु भूख से कुलबुलाती आंतें उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं। वो दोनों घुटने पेट में दबाकर वहीं जमीन पर लेट गई। फिर कब आंख लग गई जान ही न सकी। आधी रात के बाद अचानक शोर सुनकर गीता की नींद खुली। देखा तो उसके आसपास वही लड़कियां खड़ी नजर आईं। बाहर धंधा कराने वाले कई मर्द और औरत भी खड़े थे, जो पुलिस के डंडों से कुटपिट रहे थे। साथ ही वो क्रूर बेदर्द औरत शकीला भी थी, जो मासूम लड़कियों से धंधा कराती थी और न मानने पर शिकारी कुत्ते जैसे अपने खूंखार गुंडे छोड़ देती थी। गीता देख, हम सब छूट आई उस गंदगी से, उन लड़कियों में से एक ने कहा। सब आ गईं या कुछ रह गईं? कहती गीता उठकर बैठ गई। सब आ गईं गीता, ये तेरी हिम्मत और चतुराई के कारण हो पाया। अगर पुलिस थोड़ी भी देर और करती तो वो लोग हमें जबरन इधर उधर धकेल देते। वो तो सोच ही नहीं पा रहे थे कि पुलिस इतनी जल्दी आ धमकेगी। तेरा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं तो 5 वर्ष में 5 बार इनके चंगुल से भागने की कोशिश कर चुकी और पकड़े जाने पर हाथ पांव तुड़वा चुकी। पुष्पा जैसे खुद पर हुए जुल्मों को याद कर सिहर उठी। कोशिश तो हमने भी की, परंतु कामयाब नहीं हो पाए। पर अब हम जाएंगे कहाँ और अब होगा क्या? शांति बोली। नारी संरक्षण गृह भेजेगी पुलिस। सरकार ऐसी औरतों को ऐसी ही जगह भेजती है, गोली बोली। आधी रात बीत चुकी थी, लिहाजा सबको एक ही कमरे में बैठा दिया गया। इधर गीता से भूख सही नहीं जा रही थी। वो एक सिपाही से गिड़गिड़ा कर बोली, भैया, मैं कई दिन की भूखी हूँ। मुझे सज़ा देने के लिए दरिंदों ने भरपेट खाना नहीं दिया। कहीं से 2 रोटी मिल जाती तो। कहते कहते वो रो पड़ी। देखो, मैं थानेदार साहब से बात करता हूँ। इतना कहकर वो चला गया। आधे घंटे बाद जब वो लौटा तो गीता को उसके हाथों में दोने देखकर लगा कि वो तुरंत छीन कर अपना पेट भर ले। लो बहन, इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके दुकान से लेकर आया हूँ, पर तुम 10 जनों का पेट तो मैं नहीं भर सकता। हम सब तो खा पी चुके हैं, गीता ही नहीं खा पाई है, आप उसे ही दे दें। सारी लड़कियां एक साथ बोली। फिर गीता जैसे खाने पर टूट पड़ी। जब पेट भर गया तब बाकी बचा भोजन उसने उन सब में बांट दिया और सब खा पी कर एक दूसरे से सट कर लेट गईं। इधर दलार और पेशा कराने वाली औरत तथा अन्य आदमी लॉकअप में बंद कर दिए गए। दूसरे दिन उन सब लड़कियों की पेशी हुई। थानेदार ने एक एक लड़की की व्यथा सुनी। गीता ने भी अपनी शर्मनाक और दर्द भरी कहानी सुना डाली। उन लड़कियों में सर्वाधिक वही पढ़ी लिखी थी। फिर भी वो जवानी के जोश में भूल कर बैठी। आयु थी कुल 18 वर्ष। इंटर में पढ़ती थी। सह शिक्षा भी लड़के लड़कियों की। उसी में छोटी बहन मीता और उससे छोटा भाई मयंक 10वीं और 8वीं में पढ़ रहे थे। माता पिता अपने तीनों बच्चों को उच्च शिक्षा देने को कृत संकल्प थे। गीता के साथ ही पढ़ता था अतुल। दोनों एक दूसरे को नोट्स तथा पुस्तकों के आदान प्रदान में इतने करीब आ गए कि प्रेम पत्रों की भाषा पढ़ने लग गए। एक दिन छोटी बहन मीता के हाथ अतुल का प्रेम पत्र लग गया, जो उसने अपनी माँ के सुपुर्द कर दिया। उसी दिन से घर में जैसे तूफान आ गया। माँ बाप की सख्त प्रताड़ना, मारपीट के बाद गीता पर प्रतिबंध लग गए। प्राइवेट पढ़ाने का प्रबंध किया गया, परंतु प्रेमांध पढ़ता कौन? सो दोनों के मन में द्वंद्व मचा और एक दिन न जाने कब कैसे उन दोनों ने मुक्ति का प्रबंध कर लिया और वो दोनों भाग आए। धीरे धीरे 15 दिन निकल गए। होटलों में मौज मस्ती मनाकर एक दिन अतुल आगे की समस्या से मुंह मोड़कर उसे अकेली निराश्रय छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद वो भी एक दिन मौका देखकर निकल भागी और किसी तरह स्टेशन पहुंचकर जो ट्रेन दिखी उसी में बैठ गई, क्योंकि उसे भय था कि कहीं होटल वाले उसे पकड़ न लें। कई स्टेशन आराम से निकल गए। तभी उसे टीटी आता हुआ दिखाई दिया तो उसकी जान सूख गई। सामान के नाम पर उसके पास केवल एक थैला था, जिसे लेकर वो शौचालय में जा घुसी।
फिर कई स्टेशन निकल गए। 1 घंटे के सफ़र के बाद ट्रेन रुकी तो वो चुपचाप नीचे उतर गई, क्योंकि वो कोई बड़ा नगर था। मगर ट्रेन में ही एक महिला की दृष्टि उस पर पड़ गई थी, जो अपने शिकार के लिए ऐसे ही सफ़र करती। बहला फुसलाकर उसे बेटी बनाकर वो अपने घर ले गई। कई दिन उसकी खातिर कर, उसे सब्ज़बाग दिखाकर वो उसे दलालों के हाथों बेच गई, जहाँ वो पल पल लुट और मर रही थी। अतुल से बदला लेने के लिए गीता कैसे भी उस गंदगी से भागना चाहती थी। धंधा न करने की जिद पर वो इतनी मार सह चुकी थी कि पोर पोर हर क्षण टीसता रहता था। कई दिनों से उसे भरपेट अन्न नहीं मिला था, और मिला भी तो सिर्फ इतना कि वो मर न सके। तो भी धंधे में अधमरी सी झोंकी जाती रही। साथ की लड़कियां उसे समझाती कि चुपचाप नियति स्वीकार कर ले, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है, पर वो किसी प्रकार समझौता नहीं कर पा रही थी। ये सब थानेदार के सामने दोहराती वो फूट फूट कर रोई थी। उससे पता पूछकर उसके तथा सब लड़कियों के माँ बाप और नाते रिश्तेदारों को सूचना भेजी गई थी। कुछ के माता पिता आए और उन्हें ले गए, परंतु कुछ के झांकने भी नहीं आए। उनमें गीता के माँ बाप भी थे। वो तो नहीं आए, परंतु घृणा भरा उनका पत्र अवश्य आया कि वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें उनकी दूसरी बेटी मीता की शादी करनी है। वो कुल कलंकिनी तो हमारे लिए मर गई, उसे यहाँ बिल्कुल न भेजें। बची सभी लड़कियों की कुछ ऐसी ही कहानी थी। नारी संरक्षण गृह में वो सब अनुशासन की कठोरता में जकड़ती गई थीं। गीता का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो सोचती, काश उसने नादानी न की होती और अतुल की चिकनी चुपड़ी बातों में न आई होती, तो उसके सुख का संसार तो न उजड़ता। ठाठ से बीए की तैयारी कर रही होती और आगे जाकर किसी अच्छे घर की बहू होती। माता पिता की अत्यंत दुलारी बेटी आज उनके लिए सबसे अधिक घृणा की पात्र हो गई थी। माँ बाप, प्यारे भाई बहन, सर्वस्व लुटा, क्यों जीवित है वो? नारी संरक्षण गृह में भी क्या वो सुरक्षित है? वहाँ का माहौल देखकर उसे लगा कि एक गंदगी छोड़कर वो शायद दूसरी गंदगी में आ गई है। एक कुंवारी लड़की उस दिन प्रसव वेदना से तड़प रही थी, जो उसी ग्रह के अत्याचार की कहानी थी। अस्पताल कौन ले जाए, इसीलिए वो वहीं तड़पती चिल्लाती रही। फिर भोर तक ठंडी पड़ गई, क्योंकि पेट में ही उसका बच्चा मर गया था। लड़की को हैजा हो गया था, इससे वो भी मर गई। पुलिस और डॉक्टर की एक सी रिपोर्टें थीं। मामला खत्म हो गया था और उसका दाह संस्कार कर दिया गया था। ये देखकर गीता का हृदय घृणा और विद्रोह से भर उठा कि इससे तो मर जाना ही अच्छा है। तभी एक दिन उसे चक्कर और उल्टी आई, जिसे वो सबकी नज़रों से छिपा गई। वो समझ गई कि ये पूरे लक्षण गर्भवती होने के हैं। अवश्य ये अतुल का पाप है या फिर उन दरिंदों का। अपार घृणा से तन सुलग उठा। क्या सोचा था, क्या वादे किए थे अतुल ने? शादी का सब्ज़बाग दिखलाया था और आज उसे इस गंदगी में झोंक कर भाग खड़ा हुआ था। उस रोज़ उसने अन्न का दाना भी न खाया। रात भर वो पड़ी पड़ी सोचती रही कि इस जीवन और इस दूसरी गंदगी से कैसे छुटकारा मिले। उसके साथ की आई हुई लड़कियों ने उससे बार बार पूछा कि अब क्यों इतनी निराश है। अब जब गंदगी में आ ही पड़ी है, तब रोना क्या और हंसना क्या? वहाँ भुगता, अब यहाँ भोगना है। परंतु उसने किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। निरीक्षिका आई और चली गई। वो पेट के दर्द का बहाना किए पड़ी रही। तीसरे दिन वो 20 फुट ऊंची छत से कूद गई। जब सब गहरी नींद सोए थे, कोई जान नहीं पाया कि वो कब ऊपर गई और कब नीचे कूदी। सुबह जब गेट खुले, तब खून से लथपथ देखकर सब चीखे, शायद मर गई। पुलिस आई, जांच हुई तो पता चला कि वो मरी नहीं है, जख्मी हुई है। अस्पताल ले जाई गई। जांच हुई तो पता चला कि पैर की हड्डी टूट गई है। गर्भाशय में चोट के कारण रक्तस्राव होने लगा है। महीने के केवल 10 दिन ही खिसके थे, इससे सारी सफाई खुद ही हो गई। जब उसे होश आया तो कई दिन बीत चुके थे। दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ा था। दर्द से वो चिल्ला चिल्ला कर रोई। मौत भी उसे परे धकेल गई थी। नर्सों से उसे ज्ञात हो गया था कि ऊपर से गिरने से चोट के कारण बहुत रक्तस्राव हुआ, परंतु वो मरने से बाल बाल बच गई है।
अस्पताल में उसे लंबे समय तक रहना पड़ेगा। सुनकर उसने माथा पीट लिया। रात दिन वो इसी चिंता में घुल रही थी कि ठीक होने पर वो फिर उसी यातना गृह में झोंक दी जाएगी और अब की बार वो किसी प्रकार शोषण से नहीं बच पाएगी। यदि स्वस्थ होने पर वो यहाँ से निकल भागे तो ट्यूशन आदि करके आगे पढ़ सकती है। धीरे धीरे 1 माह गुजर गया। प्लास्टर 3 माह का चढ़ा था, परंतु अब उसकी अवहेलना होने लगी। जो हमदर्दी पहले उसे मिली थी वो कम होती चली गई। आज वो एक उपेक्षित मरीज थी। वो परंतु जाती कहाँ? यदि अपना कोई होता तो वो सह लेती और जब तब आकर जांच करा लेती, परंतु बुरे दिनों का काल चक्र तो उसके साथ साथ चल रहा था। तभी एक दिन एक युवक अपने मित्र के साथ पूछता खोजता उसके पास आ खड़ा हुआ। अरे बहन, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? उस दिन तो मैं तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया था। गीता नाम है ना तुम्हारा? ये अब ज्ञात हुआ। थानेदार साहब से पता लगा कि तुम नारी संरक्षण गृह से कूदी थी, शायद आत्महत्या के इरादे से, परंतु बच गई और अपनी दोनों टांगें तुड़वाकर अस्पताल में पड़ी हो। बहन, तुमने ऐसा क्यों किया? तो आप वही अनजाने भाई हैं, परंतु नाम तो मुझे अभी भी पता नहीं है। एक गंदगी से निकलकर दूसरी गंदगी में धकेल दी गई थी। भैया, नारी संरक्षण गृह में भी तो वही होता है जो वहाँ होता है। मैं अपनी आंखों से सब देख आई हूँ, इसीलिए सोचा कि इससे तो मौत 100 गुना अच्छी है, सो इससे छुटकारा पाने को कूद पड़ी, परंतु मुझे मौत भी धोखा दे गई। वो आंसू बहाती हुई बोली, नहीं गीता, आत्महत्या बुरी बात है, ऐसा बुज़दिल करते हैं। मेरा नाम अजय है। फिर वो अपने मित्र की ओर इशारा करके बोला, और ये है मेरा मित्र शेखर, मेरे ही ऑफिस में काम करता है। मैं उस दिन के बाद जानबूझकर नहीं आया, क्योंकि एक तो पत्नी बीमार थी, उसकी सेवा, ऊपर से दोनों बच्चों को स्कूल लाना और ले जाना, घर गृहस्थी के ढेरों कामों में फंसा रहता। अब सब ठीक ठाक हो गया है। तुम्हारी याद ना आई हो ऐसी बात नहीं है। सबसे तुम्हारे साहस की चर्चा कर चुका हूँ, परंतु ये मूर्खता मुझे अब पता लगी। क्या करती भैया, माँ बाप ने स्वीकार नहीं किया और मैं अब गंदगी भोंकने की हिम्मत छोड़ चुकी थी, इसीलिए इस तुच्छ जीवन का अंत करने की ठानी, परंतु मौत बुलाने से भी नहीं आई। अब यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। घोर उपेक्षा की शिकार हूँ। आत्महत्या का केस अलग बन गया है। जाऊँ कहाँ, क्या करूँ, यही सोच सोच कर घुट रही हूँ। केस तो मैं किसी प्रकार निपटवा दूंगा। मेरी कुछ पुलिस वालों से जान पहचान है। इंस्पेक्टर मेरे पड़ोस में ही रहता है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चल सकता हूँ। घर बड़ा है, कई किराएदार रहते हैं। जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। गांव से मेरी माँ भी आने वाली हैं। परंतु भैया, मैं तो अभी बहुत लाचार हूँ, चल फिर नहीं पाती। आप पर वैसे ही भार है। वैसे डॉक्टरों ने कह दिया है कि आप जा सकती हैं, परंतु कहाँ जाऊँ? उसी संरक्षण गृह में। वहाँ से छुटकारा पाने को ही तो मैं कूदी थी, फिर उसी गंदगी में जाने की कल्पना से ही मैं सिहर उठती हूँ। फिर उसने वहाँ के अत्याचारों की कहानी सुना डाली कि कैसे सफ़ेद पोशों और असामाजिक तत्वों की मिलीभगत से वहाँ जवान मांस परोसे जाते हैं और विरोध करने पर जुल्म के पहाड़ टूटते हैं लड़कियों पर। इसीलिए तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरी माँ के आने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक मैं समस्त कार्रवाई करके तुम्हारी मुक्ति की चेष्टा कर लूँगा। जो खाना पूर्ति करनी होगी वो भी कर लूँगा। आत्महत्या का केस नहीं बन पाएगा। तुम वहाँ से छुटकारा पाने को भागी थी, यही सिद्ध करना है, और ये काम 15 दिनों में पूरा हो जाएगा। तब तक तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। मेरे साथ शेखर भी पूरी मदद को तैयार है। हम यहाँ आते रहेंगे, तुम चिंता मत करना। अब तुम उपेक्षा की शिकार नहीं होगी। उस दिन से जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, उसका मन अनजानी उमंग से भर उठा। आशा की किरण मन में जाग उठी। जीने की इच्छा बलवती हो उठी। 15 दिनों बाद एक पांव का प्लास्टर कट गया, दूसरे पर चढ़ा रहा। चलने में अभी भी घोर कष्ट था। तभी एक दिन अजय अपनी माँ को साथ लेकर अस्पताल आया। वो सब कानूनी खाना पूर्ति करके आया था। साथ में पुलिस इंस्पेक्टर भी थे। उसने पूरा सहयोग दिया और उसके अच्छे जीवन की शुभकामनाएं भी दी। उसके मन में शंका थी कि एक चकला घर से निकली पतिता लड़की को अजय के घरवाले,
खासकर माँ तथा पत्नी कैसे स्वीकार करेंगे? परंतु उन लोगों का स्नेहपूर्ण व्यवहार देखकर उसका मन स्नेह से भर गया कि कितने उच्च विचार का परिवार है। संसार में ऐसे भी लोग हैं। और एक उसके माता पिता हैं जिनका वो खून है, जिसे पाल पोस कर उन्होंने शिक्षित किया, वो बदल गए। उसकी एक भूल का इतना कड़ा दंड दिया कि क्षण भर में रक्त संबंध तोड़ बैठे। कलंकिनी तो वो है, अक्षम्य भूल भी की है, परंतु उस भूल का प्रायश्चित भी तो करना चाहा है उसने। धीरे धीरे उसका समस्त संकोच टूट गया। भाभी, माँ तथा बच्चे उसे ऐसे घेरे रहते जैसे वो अजय की सगी बहन हो। वैसे अजय की बहन थी भी नहीं। दो भाई थे। छोटा भाई दिल्ली में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र था। अजय के पिता खेतीबाड़ी के कारण अधिकतर गांव में ही रहते थे। माँ अवश्य बेटा पोते के पास आ जाती थी। ये मकान बहुत पहले का था। जो कमरे किराए पर उठे थे, उन्हीं में से एक कमरा गीता को मिल गया था। अब वो अपना सारा काम किसी तरह खुद ही करने लगी थी, पर एक पाँव में अब भी दर्द रहता था। भाभी दोनों समय उसे कमरे में ही खाना दे जाती। बच्चे उसे घेरे रहते। इस बीच उसने अजय द्वारा पता लगा लिया था कि वो द्वितीय श्रेणी में पास हो गई है। अजय ने प्रमाण पत्र मंगवाने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी थी। तब वो बैठे बैठे अजय के दोनों बेटों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे और भी बच्चे जुड़ गए और संख्या बढ़ चली तो अजय को आशा की एक किरण दिखी। वो बोला, गीता, क्यों न तुम ट्यूशन पढ़ाने लगो? घर बैठे आमदनी की आमदनी होगी और तुम्हारा मन भी लग जाएगा। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रही थी कि नौकरी तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी भी तो किसी प्राइवेट स्कूल में, वो भी 500-600 रुपये महीने। आपके कमरे में बहुत जगह है, मैं भली भांति ये काम कर लूँगी। आप बस बच्चे जुटा दें, 1ली से 8वीं तक के बच्चों को मैं पढ़ा लूँगी, वो उत्साह से बोली। अजय और शेखर ने मिलकर बच्चे जुटाने में विलंब न किया। कई बच्चे जुट गए। 100-100 रुपये फीस पर काम अच्छा चल निकला। उसके दूसरे पाँव का प्लास्टर भी कट गया था तो उसे जैसे नया जीवन मिल गया। तभी एक दिन नारी संरक्षण गृह वो जा पहुंची। उसे उन लड़कियों की हालत से पीड़ा होती थी जो उसके साथ उस गंदगी से छूट कर आई थीं और कुछ पहले से ही वहां से आज़ादी के प्रयास में घुल रही थीं। गीता को देखकर उन सबको सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो अब एकदम बदल चुकी थी। जब उन सबने सुना कि अजय भाई द्वारा मुक्त होकर वो स्वावलंबी जीवन जी रही है, तो वो आशा की एक किरण देखकर प्रसन्न हो उठी। उनमें कुछ लड़कियां पढ़ी लिखी भी थीं। गीता ने उनमें से 3 लड़कियां छांटी जो उसे मदद दे सकती थीं और वयस्क भी थीं, साथ ही नया जीवन जीने के लिए लालायित थीं। उस दिन वो उनके मन में आशा के दीप जलाकर केवल आश्वासन देकर चली आई। घर आकर उसने अजय और शेखर से सलाह मशवरा किया। उन्होंने उसे पूर्ण सहयोग दिया और कार्रवाई करके 5 लड़कियों को मुक्त कराने में जुट गए। सबसे पहले वो दोनों उनके माता पिता को इस उम्मीद के साथ ढूंढ लाए कि भले ही वो उन्हें अब स्वीकार न करें, परंतु छुटकारा तो दिला दें। वो आए और उन्हें छुड़ाकर ले गए। 2 लड़कियां अपने माता पिता के साथ चली गईं और 3 गीता के साथ रहीं। अब आमदनी भी अच्छी हो रही थी। इससे गीता ने एक और कमरा लेकर अलग प्रबंध कर लिया। वो 500 रुपये महीना हर माह किराए के अतिरिक्त उन्हें देने लगी, क्योंकि अजय ने भागदौड़ का खर्च स्वयं उठाया था। यद्यपि उसने लेने से साफ इनकार किया था, परंतु गीता दोनों बच्चों के भविष्य में उच्च शिक्षा के नाम पर कुछ रकम जमा कर रही थी। दोनों बच्चों की वो कभी ट्यूशन फीस नहीं लेती थी। धीरे धीरे बच्चों की संख्या 300 तक पहुंच गई। साथ आई कमला, नेहा और हेमा का जीवन स्तर भी बदल गया। वो अपने अतीत को भूलने की चेष्टा कर रही थीं और कदाचित भूल भी गई थीं। गीता के साहस और सहयोग ने उन सब के जीवन की दिशा ही बदल दी थी। उन्हें लग रहा था कि नारी संरक्षण गृह की शेष लड़कियां भी छुटकारा पाकर यहाँ स्वतंत्र जीवन जिएं। वहाँ वो अपने से कब जी पाती हैं? परतंत्रता क्या कभी सुखी रख सकी है इंसान को? वहाँ रहना क्या पूरा भुगतना नहीं है सबका? परंतु वो सब चाहते हुए भी ऐसा प्रबंध करने में अक्षम थीं। फिर 3 माह की प्रतीक्षा के बाद गीता का प्रमाण पत्र आ गया। उसने अजय की मदद से बीए का प्राइवेट फॉर्म भर दिया। शेष तीनों ने भी आगामी शिक्षा के लिए फॉर्म भरे, परंतु उन्होंने ट्यूशन नहीं छोड़ी, क्योंकि वही तो उनकी आजीविका का साधन थी।
जीवन सामान्य गति से चल रहा था। अजय और उसके परिवार का सहयोग भरपूर मिल रहा था। तभी एक दिन अजय ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा, शेखर का। शेखर सुधारवादी दृष्टिकोण का सुंदर सौम्य व्यक्तित्व का स्वामी था। वो उसका सहकर्मी मित्र भी था। 2 भाई बहन का उसका परिवार था। बड़ी बहन का विवाह हो चुका था। विधवा माँ ही घर पर थी। ऐसा सुनकर गीता के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वो अचरज से अजय का चेहरा देखती रही, फिर दृढ़ स्वर में बोली, भैया, मैं जानती हूँ कि आप दोनों मेरे कितने शुभचिंतक हैं। मैं आपके ऋण से इतनी दबी हूँ कि इस जीवन में कभी चुका नहीं पाऊंगी। आप दोनों ने मेरा हित देखकर ही ये निर्णय लिया होगा, परंतु आप दोनों ये भी भली भांति जानते हैं कि मैं कुलीन घर की होते हुए भी समाज की दृष्टि में एक कुल कलंकिनी पतिता की संज्ञा ही नहीं पाई हूँ, बल्कि परित्यक्ता नारी भी हूँ, जिसे उसके ही खून ने उन भेड़ियों के आगे जो नरभक्षी बनकर नारियों पर टूटते हैं, दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया है। मैं उसी गंदगी से निकल कर तो आई हूं ना। ये सब भूल जाओ बहन। मान लो कि तुम एक तूफान में फंस गई थी और अब तुम्हें किनारा मिल गया है। कलंकिनी पतिता शब्द अब बीते युग की बातें हो गई हैं। आज विश्व में कौन सा वो स्थान है जहाँ नित्य सैकड़ों की लाज न लुटती हो? तो क्या वो बिना घर गृहस्थी शादी विवाह के ही रहती हैं? पर भैया, मुझे अब शादी के नाम से घृणा हो गई है। इतनी जल्दी ये सब कैसे भूल सकती हूँ? अतुल ने यही सब बाग तो मुझे दिखाए थे। इसी तृष्णा की तमन्ना लेकर तो मैं घर से निकली थी। फिर ये किसी बीते युग की बात नहीं, कुछ ही समय की तो बात हुई है। आज यदि शेखर जी भावुकता में समाज सुधारक बनकर मेरा हाथ थामते हैं, तो कल ये भी तो हो सकता है कि पहले तो इनकी माँ, बहन, बहनोई तथा संबंधी यथार्थ जानकर घृणा करने लगें। ये कभी हम दोनों में ही तकरार हो गई तो क्या ये मेरा अतीत दोहराकर मुझे शर्मसार नहीं करेंगे? भैया, मैं किसी की दया की भीख पर जीना नहीं चाहती। तुम्हारी शंका बेबुनियाद है। तुम हीन भावना की शिकार हो गई हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। शेखर सीना तान कर बोला, अब जैसा आप समझें, परंतु ये निश्चित माने कि ये प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं। मैं किसी भी हालत में ये सब स्वीकार नहीं करूंगी। मैं अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी होकर रहूंगी। अब मुझे न माता पिता से बिछुड़ने का गम है, न उस कमबख्त अतुल की हरकत का। यदि जीवित रही और कुछ कर सकी तो उस धोखेबाज को मज़ा ज़रूर चखाऊंगी। बस इसी कारण एक बार अपने शहर ज़रूर जाऊंगी। आप लोगों से प्रार्थना है कि मुझे चैन से जीने दें और मेरी शिक्षा पूरी करने दें। गीता हाथ जोड़कर बोली। तभी अजय की पत्नी सीमा आकर खड़ी हुई। वो गीता की पीठ सहलाकर बोली, शाबाश गीता, तुम्हारी दृढ़ता जानकर मन प्रसन्न हो उठा। मैं तुम्हारे भाई से मना कर रही थी कि तुम्हें इतनी जल्दी इस झमेले में न फंसाएं। वो कभी तैयार नहीं होगी, पर ये दोनों उतावले हो उठे। तुम तो खूब मन लगाकर पढ़ो और अपना भविष्य उज्जवल करो। जो बीत गया उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। भाभी, आप लोगों के भरोसे ही तो मैं इस नगरी में पड़ी हूँ। पूरा भरोसा है मुझे आप लोगों पर। मुझे सगे भाई बहन सा संरक्षण, स्नेह, प्यार, मान सम्मान मिला। बस मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन से उन लोगों ने इस विषय पर चर्चा करनी छोड़ दी। गीता को अब शेखर से झेप सी होने लगी। वो भी पहले की तरह सामने नहीं आता था। एक सीमा रेखा जैसे उनके बीच खिंच गई। काम पड़ने पर भी जब तब सामना होता। गीता परीक्षा से निबट चुकी थी। अब पहले जैसा काम भी नहीं रहा था। बड़ी कक्षाओं के कुछ बच्चे आ रहे थे, शेष आगे की तैयारी कर रहे थे। छोटे बच्चों का झंझट कम हो गया था, परंतु आगे की तैयारी के कारण कुछ अब भी आ रहे हैं। रिजल्ट के बाद 2 महीने की छुट्टियां थीं। तभी एक दिन जब वो हिसाब किताब लिखने में तल्लीन थी, किसी के गीता पुकारने से चौंक गई। दरवाजे पर दृष्टि पड़ते ही जैसे उसे करंट लगा। सामने मुस्कुराता अतुल खड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो हाथ में कोई पत्र सा लिए आगे बढ़ा और बोलने को होंठ खोले कि गीता चिल्लाई, तू कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कहती हुई वो कुर्सी खिसकाकर उठ खड़ी हुई। मैंने आखिर ढूंढ ही लिया तुम्हें। वो पास आकर बोला, कमला, नेहा, हेमा, जल्दी आओ। गीता चिल्लाई तो वो तीनों पास के कमरे से निकल कर आ खड़ी हुई।
उन्होंने देखा गीता एक युवक की ओर झपट पड़ रही है, तो वो भी उसकी मदद करने को आगे बढ़ी। उसकी तेज आवाज़ वो सुन चुकी थी। गीता फिर बोली, यही है वो लुच्चा अतुल। कमला, इसे देखना है। कहती गीता ऊंची एड़ी की चप्पल लेकर उस पर बेभाव बरसाने लगी। फिर तीनों क्यों पीछे रहती, जिसे जो मिला उससे उसे धुनती चली गई। तभी अजय और सीमा हल्ला सुनकर दौड़े आए। छुट्टी होने से शेखर, जो उन्हीं के पास बैठा था, वो भी पिटाई करने में जुट गया। इसी बीच अतुल के हाथ का लिफाफा इस धूम धड़ाके के बीच नीचे गिर गया। वो उसे मारते कूटते बाहर सड़क तक ले आए, जहां ऑटो खड़ा था। वो लहू लुहान सा उसमें बैठकर भाग छूटा, साथ ही कहता गया, देख लूंगा, ऐसा बर्बाद करूंगा तुम सबको कि जीवन भर रोओगी। तभी शेखर का भरपूर हाथ उसके मुंह पर पड़ा और होठों से रक्त बह निकला। तब तक ऑटो आगे बढ़ गया था। जब अतुल भाग गया तब वो वापस लौटे। देखा गीता वो लिफाफा हाथ में लिए रोए जा रही है। अरे क्या हुआ, ये खत कहाँ से आया? भैया, मेरे पापा मेरी छोटी बहन मीता की शादी इस लुच्चे से कर रहे हैं, इसीलिए वो मुझे जलाने आया था। मेरी बहन बर्बाद हो जाएगी भैया, ये कमीना उसे बेच आएगा। ये शादी रोकनी है भैया, पता नहीं वो कैसे इसके धोखे में आ गए। मैं क्या करूं? वो रोते रोते बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप फ़ोन से अपने पिता को बता दो या बहन को फ़ोन कर दो। अजय बोला, फ़ोन हमारे यहाँ नहीं है भैया, मैं तो जा नहीं सकती क्योंकि पापा तो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। आप ही मदद करें, एक बहन की लाज की रक्षा की है, एक की और करके उसका उद्धार करो। सच भैया, वो बर्बाद हो जाएगी। धूर्त है ये आदमी, न जाने कैसे तिकड़म भिड़ाकर इसने अपनी पटरी बैठा ली। असल में हमारे प्रेम की बात उन्हें ठीक से पता नहीं थी, इसी से वो अंधेरे में है। पता नहीं इसने क्या कहा, इसने अपनी करतूत बतलाई होती तो वो हरगिज इससे विवाह को राजी नहीं होते। घबराने की कोई बात नहीं है, आप नहीं जाना चाहती तो न जाएं, हम लोग जाएंगे और उन्हें यथार्थ से अवगत कराएंगे। शेखर बोला, घर पर फ़ोन नहीं है, परंतु आसपास जान पहचान वाले का कोई तो होगा। अजय ने पूछा। हाँ याद आया, मीता की सहेली है विभा, उसके यहाँ है। पिता का नाम है शंभू अग्रवाल, उनका नंबर भी मुझे याद है। वहाँ तो मीता भी आ सकती है। गीता बोली, बस, तो देर किस बात की? विभा द्वारा मीता को बुलवाकर बात करो। भैया, पापा मेरा फ़ोन सुनकर मीता को कभी नहीं भेजेंगे, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बात हो सकती है, अतुल इतनी जल्दी उस शहर पहुंच नहीं सकता। इस शहर से उस शहर को पूरे 2 घंटे का रास्ता है। मीता से अतुल की सगाई तो हो ही गई है, क्यों ना मैं अतुल बनकर विवाह द्वारा उसे बुलवाऊं? माँ बाप जान जाएंगे तो भी ऐतराज़ नहीं करेंगे। अजय ने सुझाव दिया। अरे वाह भैया, ये बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा ही करिए। वहाँ किसी को अतुल ये बताकर नहीं आया होगा कि मैं गीता को कार्ड देने गया था। न जाने कैसे वो दुष्ट यहाँ का पता लगा कर पहुँच गया। पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा तो तैयार हो जाओ, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ। कहते हुए अजय ने नंबर मिलाया। उधर से फ़ोन किसी महिला ने उठाया। अजय समझ गया कि विभा की माँ होंगी। आप विभा से बात करा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, पर आप कौन बोल रहे हैं? मैं अतुल बोल रहा हूँ, मीता का मंगेतर। आप विभा से बात कराइए प्लीज़। विभा ने दौड़कर रिसीवर उठाया, क्योंकि वो मीता के घर के पास ही थी, लिहाजा वो सभी उसकी मंगनी में गए थे, सो उससे भली भांति परिचित थे। हेलो, मैं विभा बोल रही हूँ, वो बोली तो अजय ने रिसीवर गीता को पकड़ा दिया। हेलो विभा, कहते ही गीता का गला भर आया। विभा भी जानी पहचानी आवाज़ सुनकर चौंकी। आप कौन बोल रही हैं? विभा ने पूछा। मैं मीता की सहेली, तुम मीता को बुला दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, परंतु अभी तो अतुल जी बात कर रहे थे। हाँ, वो भी पास ही खड़े हैं, तुम मीता को बुला दो प्लीज़। ठीक है, 5 मिनट बाद फ़ोन करना, मैं रख रही हूँ। गीता इस योजना पर प्रसन्न हो उठी। उसका आकुल मन आश्वस्त हो उठा। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पूरे 5 मिनट बाद ही घंटी फिर घनघना उठी। रिसीवर मीता ने उठाया। वो अतुल का फ़ोन समझकर उत्साह से आई थी। माँ बाप को भी नहीं बताया
क्योंकि उसकी प्यारी सहेली उसके मंगेतर का संदेशा लाई थी। हेलो, कौन बोल रहा है? मीता बोली। मीता, मैं हूँ गीता, तुम्हारी बहन। प्लीज़ फ़ोन मत काटना। ये सुनकर मीता सन्नाटे में आ गई। ये गनीमत थी कि उस समय कमरे में मीता अकेली थी। दीदी, तुम? वो कंपित स्वर में बोली। हाँ मीता, अतुल से तुम्हारी शादी कैसे तय हो गई? वो आज यहाँ निमंत्रण पत्र देने आया था। क्या? अतुल को पता है कि तुम कहाँ हो? उसने तो हमें कभी नहीं बताया कि वो तुम्हारा पता जानता है। उसी ने अपने माँ बाप को भेजकर मुझसे शादी का प्रस्ताव भेजा था। पापा मम्मी खुश हो उठे क्योंकि वो एक बड़े बाप का सुंदर पढ़ा लिखा बेटा है। मीता, उसी धूर्त ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। वही मुझे शादी का प्रलोभन देकर ले गया था, फिर मुझे होटल में छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मैं कैसे कैसे जुल्मों का शिकार हुई, नारी संरक्षण गृह में पहुंची। ये सब फोन पर नहीं बता सकती। तुम उस चालबाज के चक्कर से बचो। मेरी बहन, मेरा रोम रोम घृणा से जल रहा है। दीदी, दीदी तुम आ जाओ ना यहाँ, किसी होटल में रुक लेना, क्योंकि पापा तो तुम्हें सहन नहीं करेंगे। शादी को केवल 1 सप्ताह रह गया है। निमंत्रण पत्र छप चुके हैं। कैसे, अब क्या होगा? मैं तो स्तब्ध रह गई हूँ। यहाँ तो सबको यही पता है कि तुम मनोज के साथ भाग गई हो। वही अतुल का दोस्त? हाँ हाँ वही। उसका यहाँ से ट्रांसफ़र भी हो गया है। हाँ, मदद तो हम दोनों की उसी ने की थी, साथ भी गया था, परंतु ठिकाने पर पहुंचाकर वापस चला गया था। अब ये सब हमें क्या पता? पापा तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। पूरी तैयारी जोर शोर से दोनों ओर से चल रही हैं। वो तो होंगी ही, परंतु यदि अब भी तुम उसके जाल से नहीं निकलना चाहती हो तो आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। नहीं दीदी, मैं अब जब तक सच्चाई जान नहीं लूँगी चैन से नहीं बैठूंगी। तुम्हारी बात पर तो मुझे पूरा विश्वास है, परंतु पापा मम्मी को नहीं। उन्हें कैसे होगा? तुम यहाँ आ जाओ तो बात बन सकती है। कैसे भी हो आ जाओ दीदी, नहीं तो तुम्हारी बहन भी कहीं तुम जैसी गंदगी भोगने को न झोंकती जाए। पापा का क्रोध तो तुम जानती हो। उन्हें तो जब तक उसकी चालबाजी के पक्के सबूत नहीं मिलेंगे उसे वो तुम्हारी ईर्ष्या का कारण मानेंगे। ठीक है, मैं कल आ रही हूँ और होटल सूर्या में रुकूंगी। तुम कम से कम मम्मी को तो सब कुछ बता दो। नहीं दीदी, जब तक मैं खुद सब कुछ अपने कानों से नहीं सुन लूँगी मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, जहाँ तक है कल अतुल भी वहाँ पहुँचेगा, या शायद आज ही पहुँच जाए, क्योंकि लखनऊ से कानपुर दूर ही कितना है। ठीक है, कल मैं 11 बजे तक वहाँ पहुँचूँगी और तुम्हें फ़ोन करूँगी। दूसरे दिन गीता, अजय और शेखर कानपुर रवाना हो गए। उसने फ़ोन से विभा द्वारा सूचना भेज दी। विभा चुपचाप मीता को सूचित कराई। विभा के यहाँ जाने का बहाना करके मीता होटल सूर्या जा पहुंची। वहां अजय ने एक कमरा बुक करा लिया था। कमरे के बाहर पहुंचकर मीता ने घंटी बजाई तो गीता ने ही दरवाज़ा खोला। क्षण भर दोनों ने एक दूसरे की ओर निहारा, फिर गले मिलकर फूट फूट कर रो पड़ी। गीता ने बहन के आंसू पोंछकर उसे बेड पर बिठाया, फिर अजय और शेखर का परिचय कराया। इस बीच वो दोनों मिठाई आदि का प्रबंध करने बाहर निकल गए। गीता ने अपने साथ घटी संपूर्ण घटनाएं क्रमवार सुना डालीं, सिवाय गर्भपात होने की बात के। फिर उसने वो निमंत्रण पत्र और साथ ही उसकी जमकर पिटाई की घटना बता डाली, और वो फोटो भी देना नहीं भूली जो कभी अतुल के साथ भागने के पश्चात स्थान स्थान पर उन दोनों ने खिंचवाए थे। अब मीता को विश्वास न करने का कोई सबूत शेष न रहा था। अपनी प्यारी बहन की दुर्दशा देखकर और जानकर वो बहुत दुखी हुई, साथ ही घृणा से उसका मन भर उठा। आने वाले तूफान से उसका मन डोल उठा कि वो तो भावी पति जानकर अतुल से प्यार करने लगी थी और माँ बाप से छिपकर कई बार होटलों का सुख भोग आई थी। अब मम्मी पापा इतनी जल्दी उसके लिए कहाँ से कोई वर खोज पाएंगे? वो चिंतित हो उठी। फिर वो आगे की योजना बनाकर उन लोगों को रोककर केवल 1 घंटे को चाय नाश्ता करने के बाद घर चली गई। उसे प्रतीक्षा थी अतुल की, जो या तो आ चुका होगा या आने वाला होगा। शेष कार्य उसे अपनी योजना के अनुसार पूरा करना था। घर आकर उसने सारी घटना माता पिताजी को कह डाली, परंतु घृणा से भरे वो लोग जैसे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उस पर गीता की उपस्थिति ने घर भर को उद्वेलित कर दिया।
पहले तो वो इसे गीता की चालबाजी ही समझे, सो जी भर कर उसे कोसा, परंतु जब मीता ने फोटो दिखलाए तो उन्हें विश्वास करना ही पड़ा। छोटे भाई उमेश को भेजकर चुपचाप पता लगा लिया था कि अतुल शहर लौट आया है। फिर योजना अनुसार ही कार्य पूर्ण करने पर वो सब एकमत हो गए। दूसरे दिन सुबह मीता ने अतुल को कुछ आवश्यक सलाह के लिए सूर्या होटल आने का न्योता दिया था। पहले तो आना था माता पिता को। जब वो होटल पहुंचे तो गीता सामने से हट गई थी। अपना मुख दिखाना उसे गंवारा नहीं था। यदि छोटी बहन के जीवन का प्रश्न न होता तो वो जीवन भर उनका सामना कभी न करती। सबसे पहले अजय और शेखर ने उनके पांव छूकर स्वागत किया। वहीं कोने में पीठ किए गीता खड़ी दिखी, परंतु वो उसे अनदेखा करके उन लोगों के साथ कुर्सी पर बैठ गए। जबकि माँ का हृदय ममता से उफन उफन पड़ रहा था। वो उसका सारा अपराध भूलकर दौड़कर उसे अंक में भरकर फूट फूट कर रो पड़ी। गीता की तो हिचकियां बंध गईं। जब मन का आवेग थमा तब दोनों बेड पर आ बैठी। फिर गीता ने अपने किए की बार बार माफ़ी मांगी और संक्षेप में पूरी घटना बता दी। पिता के सामने वो खुल नहीं पा रही थी। थोड़ी देर को मीता कहीं चली गई थी। जब वापस आई तब तक शेखर चाय नाश्ते का ऑर्डर दे आया था। उन सब से जब वो निपटे ही थे कि बाहर से किसी ने घंटी बजाई। मीता ने सबको आड़ में हो जाने का इशारा किया और आगे बढ़कर सिटकनी खोल दी। सामने मुस्कुराता अतुल खड़ा था, सजा धजा। हेलो मेरी रानी, कैसे याद किया बंदे को, कहता हुआ वो सिटकनी लगाकर पलटा तो उन सब पर दृष्टि पड़ते ही जैसे उसे काट मार गया। क्षण भर को उसके पांव जड़ हो गए। वो पलट कर सिटकनी खोल ही रहा था कि पिता का लौह शिकंजा उसके गले पर कस गया। अरे लुच्चे, हमें बर्बाद करने वाले, मेरी गीता का सत्यानाश करने वाले, बचकर कैसे भागेगा? मेरी दूसरी बेटी का भी जीवन बर्बाद करने पर तुला था। सारा दोष तू मनोज पर मरता रहा और खुद पाक साफ होकर सबसे बचता रहा। ये घृणित काम तूने किया। उनके क्रोध का ठिकाना न था। उन्होंने उसकी इतनी धुनाई की कि वो बेदम होकर उनके पैरों पर सिर पटकने लगा। सब स्तब्ध से खड़े पिता का क्रोध व्यवहार देख रहे थे। लगता था अब तक का छिपा तूफान एकाएक फट पड़ा है। तभी फिर से घंटी बज उठी। अजय ने दरवाज़ा खोला, देखा सामने घबराए से अतुल के माँ बाप खड़े हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मीता ने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था कि अतुल का एक्सीडेंट हो गया है। तभी हम दौड़ कर आए, परंतु यहाँ ये सब हो क्या रहा है? घबरा कर उन्होंने अतुल को उठाते हुए कहा, मेरी बेटी मीता बहुत होशियार है। उसने हमसे बिना पूछे आप लोगों को भी यहाँ बुला लिया। आप लोग बैठिए और इसकी करतूत सुनिए। गीता के पापा ने संक्षेप में सारा वृतांत बखान डाला। मेरी बेटी गीता की बर्बादी का जिम्मेदार यही धूर्त है। हमें विश्वास नहीं हो रहा है। ये कैसी चाल है आप लोगों की? क्या सबूत है इसका? वो गुस्से से बोले, ये रहा सबूत, ये फोटो देखिए। पास पड़ोस में समाज के डर से हमने अपनी जीवित बेटी को मृत घोषित कर दिया था। वो तो ये कमबख्त गीता को शादी का कार्ड और निमंत्रण देने वहां जा पहुंचा, अन्यथा मीता का भी यही हाल होता। क्यों अतुल, ये सब सच है या झूठ? बाप को विश्वास हो चला था, पर माँ अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। अतुल ने शर्म से सिर झुका लिया। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों के बहकावे में आकर मैं भूल कर बैठा, वो हाथ जोड़कर बोला। तभी उसके पिता का एक भरपूर झापड़ उसके मुंह पर पड़ा। तू होते ही क्यों नहीं मर गया कमबख्त? भूल एक बार होती है, पर तू तो जानबूझकर तीसरी बार ऐसी भूल कर रहा था। एक तो इसे मझधार में छोड़कर भाग गया, दूसरे तूने ही हमें मीता के लिए भेजा, ऊपर से फिर बेचारी गीता को जलाने के लिए वहां पहुंचा। क्यों? क्या ब्लैकमेल करने का इरादा था तेरा? कहते हुए उन्होंने फिर उसकी ठुकाई कर डाली। तभी फिर घंटी बज उठी। शेखर ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस देखकर सब चौंक गए। यहाँ से फ़ोन आया था। कहाँ है वो बदमाश जो लड़कियों को बरगलाने और ब्लैकमेल करने का धंधा करता है? ये है साहब, ये मेरा कुकर्मी बेटा। ले जाइए इसे और कठोर से कठोर दंड दीजिए। मैं खुद इसके खिलाफ गवाही दूंगा। पुलिस ने सबके बयान लिखे और आगे पूरी जानकारी एकत्र करने की बात कहकर अतुल को लेकर चली गई।
सगाई का सारा सामान वापस करने का वादा करके शर्मिंदा मुंह लिए माँ बाप भी चले गए। पुलिस को मीता ने ही फ़ोन करके बुलाया था। पिता ने मीता को कलेजे से लगा लिया। तभी गीता पर उनकी दृष्टि पड़ी। वो क्षण भर में जैसे सब भूल गए। उन्होंने गीता को भी खींचकर हृदय से लगा लिया और रो पड़े। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। गीता भी पिता के गले से लिपटकर बिलख पड़ी। पापा, पापा मुझे माफ़ कर दो। सच पापा, यदि मीता के जीवन का प्रश्न न होता, मैं जीवन भर आपको मुंह न दिखाती। मैं तो क्षमा लायक भी नहीं हूँ पापा। नहीं बेटी, तू सर्वथा क्षमा योग्य है। भूल तो तूने बहुत बड़ी की थी, परंतु समय रहते सुधार ली। अब उसे बचपना समझकर भूल जा बेटी। यद्यपि कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी तुझे, ये दर्द तुझे और हमें जीवन भर रहेगा। मीता की शादी के कारण हम लोगों ने तुझे स्वीकार नहीं किया था। यदि स्वीकार करते तो उसकी शादी होना मुश्किल थी। फिर तू जहाँ से भागी थी वो बहुत बदनाम जगह थी। मैं तो अजय बाबू का जन्म भर आभारी रहूँगा, जिन्होंने तुझे बचाकर पुलिस स्टेशन पहुँचाया और फिर अपने घर में शरण देकर तुझे जीने की कला सिखाई। एक सगा भाई भी इतना नहीं कर सकता था गीता। गीता, मुझे तुझ पर गर्व है। नहीं पापा, गर्व रत्ती भर न करें मुझ पर, परंतु इतना अवश्य चाहूँगी कि मेरे इस धर्म भाई का एहसान कभी न भूलें। साथ ही इन शेखर बाबू का भी बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर, जिन्होंने पग पर मेरी हर मुश्किल में सहायता की। वो आंसू पोंछती हुई बोली, मैं सबका ऋणी हूँ। बस अब समस्या है मीता के विवाह की। निमंत्रण पत्र जा चुके हैं, अब आगे क्या होगा? इतनी जल्दी कोई लड़का भी तो नहीं मिलेगा। हाँ पापा, यही सोचकर मैं परेशान हूँ कि आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे। हमारी दृष्टि में जान पहचान का ऐसा कोई लड़का नहीं है। यदि अजय या शेखर बाबू की पहचान का उत्तम वर हो तो काम बन सकता है, परंतु इतनी जल्दी कोई भी तैयार नहीं होगा। हाँ, ये सच है। ढेरों प्रश्न पूछे जाएंगे शादी टालने के। इससे तो अच्छा है कि आप सभी को ये लिखकर मना कर दें कि कतिपय कारणों से ये शादी नहीं हो सकती। दहेज की मांग का ही कारण बता दें, अजय ने सुझाव दिया। हाँ, यही ठीक है, शेखर बोला। तभी गीता ने गहरी दृष्टि से शेखर की ओर देखा और हौले से बोली, मेरी दृष्टि में एक सुयोग्य वर है पापा, यदि वो तैयार हो तो। कौन? कहाँ है वो? शेखर बाबू। सब अचरज से गीता का मुख देखने लगे। शेखर चिढ़कर उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम पागल हो क्या गीता? मैं इतनी छोटी लड़की से? अरे वो छोटी नहीं है, पूरे 19 साल की है। होगी, पर मेरे लिए तो वो छोटी बहन के समान है, शेखर बोला। अरे यार, तुमने तो बहन बनाकर सारी गुंजाइश ही खत्म कर दी। वैसे गीता का सुझाव उत्तम था, क्योंकि तुम... नहीं नहीं मित्र, आगे कुछ मत कहना। सभी गीता नहीं हो सकती, मुझे गलत मत समझना। अजय की बात काटते हुए शेखर बोला। गीता का मुंह पीला हो उठा। उसने सिर झुका लिया। माता पिता रहस्य न समझ पाए, सो वो उन लोगों का मुंह ताकने लगे। बाबूजी, ये बात मैं फिर कभी कहूँगा, अब आप हमें जाने की आज्ञा दें, कहकर अजय उठ खड़ा हुआ। उसके साथ ही गीता भी खड़ी हो गई। पापा, मैं भी अब चलूँगी। नहीं गीता, ऐसे नहीं, अब तुम घर चलो। नहीं पापा, अभी मैं घर न जा सकूँगी। ऐसी बातें छिपती नहीं हैं। सब इस शादी के टूटने पर तरह तरह की बातें बनाएंगे। आप इस घटना को राज ही रहने दें। कह दें कि दहेज की मांग के कारण शादी तोड़ दी। वैसे अतुल की गिरफ्तारी से बात छिपेगी नहीं। हाँ, अब जैसे भी हो भुगतना पड़ेगा, परंतु तू नहीं। अब मैं तेरे पास वहाँ मिलने आऊँगा, तेरी शरण स्थली देखने और तेरी उन बहनों से मिलने। ज़रूर पापा, मेरी बहुत बड़ी एक आकांक्षा है कि मैं बड़ा सा एक ऐसी कन्याओं के लिए आश्रय गृह अवश्य खोलूँगी, जहाँ बंधन न हो, नारी संरक्षण गृह सा शोषण न हो, जहाँ महिलाएं सुख की सांस ले सकें, कुछ बनकर समाज में स्थान पा सकें। फिर वो तीनों द्रवित हृदय से विदा हो गए।